Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो पिछले चैप्टर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब इससे ही जुड़ा हुआ टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे। इस शब्द से हम क्या समझते हैं? इस शब्द का अभिप्राय है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके नॉर्मल फंक्शन। इसका एक ब्रॉड परस्पेक्टिव भी है जो इंक्लूड करता है रिप्रोडक्शन के इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट हो। WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अभिप्राय है रिप्रोडक्शन के सभी पहलुओं यानी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल में टोटल वेलबींग। इसलिए ऐसे समाज को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी समाज कहा जाता है जिसमें लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिजिकली एंड फंक्शनली समान हो तथा सेक्स रिलेटेड सभी पहलुओं में उनकी इमोशनल और बिहेवियरल क्रियाएं सामान्य हो। आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी के बारे में। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल के रूप में प्राप्त करने के लिए नेशनल लेवल पर एक्शन प्लान और प्रोग्राम्स की शुरुआत की। ठीक है, इन प्रोग्राम्स को फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी तथा पिछले डिकेड्स में समय समय पर इनका असेसमेंट किया गया। रिप्रोडक्शन से संबंधित और भी क्षेत्रों को इसमें शामिल करके एक इम्प्रूव प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई जिसे हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCHP के नाम से जानते हैं। इन प्रोग्राम्स में रिप्रोडक्शन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा रिप्रोडक्टिव हेल्दी समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया की सहायता से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जनता के बीच रिप्रोडक्शन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के अनेक उपाय कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, शिक्षकों एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे सेक्स संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैले मिथ्स पर विश्वास ना करें और सेक्स संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों स्पेशली एल्डोसेंट ग्रुप को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एल्डोसेंस और उससे संबंधित होने वाले बदलाव, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, एड्स आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए जिससे लाइफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनती है। लोगों स्पेशली फर्टाइल कपल तथा मैरिज एज ग्रुप को निम्न के बारे में शिक्षित करना चाहिए जैसे बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, मदर एवं बच्चे के पोस्ट नटल केयर के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व को बताना चाहिए, मेल एवं फीमेल चाइल्ड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में। इस शिक्षा से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होता है। अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से होने वाली समस्याओं तथा सोशल इविल्स जैसे सेक्स एब्यूज एवं सेक्स रिलेटेड क्राइम्स आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग इन्हें रोकने एवं सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्थी सोसाइटी तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए विभिन्न एक्शन प्लान्स के सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चरल फैकल्टीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा मटेरियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। लोगों को रिप्रोडक्शन संबंधी समस्याओं जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर टेक्निक और नई स्ट्रेटजी को लागू करने की भी आवश्यकता है ताकि ज़्यादा एफिशिएंट रूप से लोगों की देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती फीमेल फोर्टिसाइड को रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस जांच पर कानूनन बैन लगाना तथा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आदि कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स को भी शामिल किया गया है।
एमनियोसेंटेसिस में डेवलपिंग फीटस का कुछ एमनियोटिक फ्लूइड लेकर फीटल सेल्स तथा घुले हुए सबस्टेंट को देखते हैं। इस प्रोसीजर के द्वारा जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि। फीटस की सर्वाइबिलिटी को निर्धारित करते हैं। रिप्रोडक्शन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर रिसर्च को बढ़ावा दिया गया और गवर्नमेंट तथा नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने न्यू मेथड देखे हैं या जो पहले से उपस्थित थे उन्हें और बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। सहेली नामक एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की खोज भारत में लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की। सेक्स संबंधित मामलों में जागरूकता, मेडिकल सुविधा बढ़ने तथा पोस्टनेटल केयर से मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई। स्मॉल फैमिलीज वाले कपल्स की संख्या बढ़ी है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का डिटेक्शन और क्योर अच्छा हुआ है। यह सभी सोसाइटी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में, ठीक है। पिछली शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में ऑल अराउंड डेवलपमेंट से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेहतर लिविंग कंडीशन से जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुई है। सन 1900 में पूरे विश्व की संख्या 2 बिलियन थी, जो सन 2000 में 6 बिलियन तथा 2011 में बढ़कर 7.2 बिलियन हो गई है। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन थी, वह मई 2000 में 1 बिलियन से ऊपर पहुंची तथा मई 2011 में 1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इसका अभिप्राय है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस सब का संभवतः क्या कारण है? डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का घटना तथा साथ ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों की संख्या में वृद्धि। हालांकि हमने अपने RCH प्रोग्राम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2% थी। यद्यपि इस ग्रोथ रेट से हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। इस प्रकार की अलार्मिंग ग्रोथ रेट से बेसिक रिक्वायरमेंट की भी एब्सोल्यूट कमी हो सकती है, जैसे फूड, शेल्टर तथा क्लॉथिंग आदि। भले ही इन क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की हो, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि स्मॉल फैमिली को बढ़ावा देने के लिए कंट्रासेप्टिव मेथड अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने मीडिया, पोस्टर्स, बिल्स में एडवर्टीजमेंट देखा होगा जहां हैप्पी कपल्स के साथ 2 बच्चे होते हैं। साथ ही एक स्लोगन हम दो हमारे दो लिखा रहता है। कई कपल जैसे मोस्टली यंग, अर्बन, वर्किंग वन आदि ने 1 चाइल्ड नॉर्म को एडॉप्ट किया। विवाह की स्ट्रेटजी एज स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। इस समस्या से निपटने हेतु कपल्स को स्मॉल फैमिली अपनाने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक रिवाइज़ करेंगे, आगे हम पार्ट 2 में रिवाइज़ करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।